हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ हशम सर और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेलीगेशन। ये इम्पॉर्टेंट सिर्फ एग्ज़ाम के नज़रिए से नहीं है बल्कि आपके जो एग्जामिनर होते हैं वाइवा में आपसे सवाल पूछते हैं कि डेलीगेशन को एक्सप्लेन करिए, तब भी आपके लिए बहुत ज़रूरत होती है। मतलब आपको ये एग्जैक्टली अगर कहा जाए साफ तौर पर तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट डज मीन डेलीगेशन, तो आपको बताना होगा। आप जवाब नहीं दे पाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा होगा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसे आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, ज़रूर लिखना है। ये आपके बहुत काम आने वाली है एग्जाम पीरियड में। बात करेंगे डेलीगेशन का। सबसे पहले मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूं। डेलीगेशन का मतलब होता है सौंपा जाना, यानी किसी को काम कोई दिया जाना। क्या कहा जाता है उसको? डेलीगेशन। याद रखिएगा, किसी काम को किसी दूसरे को सौंप दिया जाना, दे दिया जाना, दैट इज नोन एज डेलीगेशन। बात करेंगे इसमें, समझिएगा, कहा जा रहा है इट मीन्स, डेलीगेशन का मतलब क्या है, सब चीज समझेंगे। इट मीन्स ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। कहा जा रहा है इट्स मीन क्या होता है कि ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी का मतलब अधिकार, ग्रांटिंग का मतलब दे दिया जाना। इसका मतलब है कि अधिकारों को दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है? सबऑर्डिनेट्स को, जो आपके साथ काम कर रहे हो, आपसे आपके नीचे काम कर रहे हो, ठीक है ना, आप उनके बॉस हैं, इस तरह से देखिए। तो अपने सबऑर्डिनेट्स को सौंप देते हैं आप, किस चीज को? अथॉरिटीज को दे देते हैं टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, यानी जो निर्धारित प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स, यानी निर्धारित जो सीमाएं हैं उसके अंडर में वो वर्क करें, काम करें। जब दे दिया जाता है उनको अथॉरिटी, तब क्या कहा जाता है कि इसको कहते हैं डेलीगेशन। चलिए, अब डेलीगेशन का मतलब आप समझ गए हैं जरूर। मैं एक बार के लिए 2 सेकंड के लिए हटता हूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। अब देखिए क्या है, जो चीज मैं समझाऊं एग्जैक्टली समझते रहिएगा। कहा गया एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन प्रोसेस आर। क्या देखो, डेलीगेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स होते हैं। क्या एलिमेंट्स होते हैं इसको आपको समझना है। मैं हर एक चीज बताऊंगा। सबसे पहला एलिमेंट गिवन है अथॉरिटी होता है, दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा होता है अकाउंटेबिलिटी। अब एक एक चीज को समझिए। अथॉरिटी का मतलब होता है, मैंने आपको समझाया, अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार, यानी सबसे पहला आप काम करोगे, किसी को कोई अधिकार दोगे। जब आप उसको अधिकार दोगे तो होगी उसकी क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी होगी उसकी कुछ। आप सपोज कर लीजिए एक व्यक्ति है, उसको आपने प्रिंसिपल बना दिया, यानी प्रिंसिपल का अधिकार उसको मिल गया। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि वो कुछ काम करके दिखाए, उसके ऊपर जिम्मेदारी है, इनडिसिप्लिन कुछ ना होने पाए, सब कुछ डिसिप्लिन के साथ हो, रिजल्ट अच्छा है स्कूल का, ये चीज़ें। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कुछ अच्छा या बुरा होता है उसके अंडर में, तो उसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर जाएगा? कौन जिम्मेदार होगा, कौन जवाब देगा, उसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। यानी ये प्रोसेस आते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये एलिमेंट्स होते हैं किस चीज के? डेलीगेशन प्रोसेस के। उसके बाद बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, यानी डेलीगेशन का क्या महत्व होता है। मैं आपको समझाऊंगा। ये पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को, इन हेडिंग्स को आपको एग्जैक्टली अपनी कॉपी में लिखना है। एंड वॉट एवर आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, उसको अपने वर्ड्स में आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि हशम सर ने बता दिया, हेडिंग्स लिखी, बस आपने कॉपी में फेयर नोट्स में हेडिंग लिख दिया, हो गया। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। मैंने बताया ना इफेक्टिव मैनेजमेंट, अब मैं ये भी बता रहा हूं मैनेजमेंट इफेक्टिव कैसे होगा। उस चीज को अपने वर्ड्स में आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिए फेयर नोट्स में। इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रभावशाली कैसे बन जाता है समझिए। अगर एक प्रिंसिपल अपने टीचर्स को कुछ जो है वो डेलीगेशन कर देता है अपनी अथॉरिटीज का, तो जाहिर सी बात है वो काम बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। मतलब अगर आप एक बात समझ करके देखिए कि आपके घर में कोई प्यून है ना, कोई या ऑफिस में आपकी कोई प्यून है, आप अपने ऑफिस की जिम्मेदारी उसको दे करके, यानी अपने पूरे ऑफिस का की उसको दे करके चले जाइए, अथॉरिटी दे करके चले जाइए। बहुत जिम्मेदारी के साथ वो अपने आपके ऑफिस की केयर करेगा, क्योंकि उसके दिल में ये बात आ जाएगी कि मुझे इस लायक सर ने समझा है। इसका मतलब क्या है कि जब सब इस तरह से डेलीगेशन हो जाएगा और सबको इज्जत प्रॉपर मिलेगी और सबके ऊपर जिम्मेदारियां बंट जाएंगी, तो होगा क्या समझिए, मैनेजमेंट आपका इफेक्टिव बन जाएगा। यानी उन लोगों में भी जो
सबॉर्डिनेट्स होंगे उनके अंदर भी मैनेजर वाले गुण आने लग जाएंगे। आइए समझते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, यानी जो एम्प्लॉइज होंगे उनका डेवलपमेंट होगा। भाई जाहिर सी बात है आप गुण सीखने लगेंगे, मैनेजमेंट के गुण, क्योंकि मैनेजमेंट लेवल की जो चीजें हैं उन चीजों का, उन अथॉरिटीज का डेलीगेशन हुआ है, तो आपके अंदर वो क्वालिटीज भी पैदा होने लगेंगी, आपका डेवलपमेंट होगा, फ्यूचर में आप भी उस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। आगे ये गिवन है, क्या कहा जा रहा है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। अब हायरार्की का मतलब होता है अनुक्रम होना। किसके बेसिस पर होता है, मतलब मैनेजमेंट हायरार्की के बेसिस पर होता है। ये मैनेजमेंट हायरार्की के बेसिस पे कैसे होता है, मैंने आपको बताया ना, मैनेजमेंट जो होता है उसके ऊपर ये जो बॉस होते हैं वो आपके अपनी अथॉरिटीज का डेलीगेशन करते हैं। किन लोगों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, जो उनके अंडर में काम कर रहे होते हैं उन लोगों को अथॉरिटी का देते हैं, वो उनका डेलीगेशन करते हैं। तो इसलिए कहा गया बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, यानी ये जो बेस जो होता है, बेसिस जो होता है वो मैनेजमेंट हायरार्की का होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है बेसिस ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस। भाई जाहिर सी बात है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशंस के भी बेसिस पर होता है, यानी बॉस होता है, उसका सबऑर्डिनेट होता है, वो दोनों के बीच भी रिलेशनशिप को बताता है, ये उनके बीच भी रिलेशनशिप सुधरती है। अगर आप अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हो, अथॉरिटी को किसी दूसरे को सौंप रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ इस सोच के साथ बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि वो उसमें इज्जत महसूस करता है। आगे गिवन है मैनेजमेंट हायरार्की हो गया, उसके बाद बेसिस ऑफ ये भी हो गया। फिर कह रहे हैं मोटिवेशन। मैंने आपको बार बार बताया, यही समझाना है। मैंने देखो पहले भी बताया मैंने कि मोटिवेशन मैंने बता दिया, मोटिवेशन लिख करके छोड़ मत देना। मोटिवेशन में जो मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली लिखना। मैंने आपको बताया ना, मैं एक टीचर हूं, मैं अपनी कोचिंग में हूं और मैंने कोचिंग में आपको एक जिम्मेदारी दे दी। आप खुद सोच करके समझो इसको कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कह दिया कि आप, मैं कोई पर्टिकुलर नाम लेके कह देता हूं कि आकिब नाम का एक बच्चा, उसको मैंने कह दिया कि आकिब तुमको करना क्या है, ये क्लास तुम पढ़ा लो। मैंने अपनी जिम्मेदारी ना उसको डेलीगेट कर दी, वो पढ़ा लिया। अब उसको ना पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि उसको गुस्सा आएगा या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बल्कि वो प्राउड फील करेगा कि मैं सर के प्लेस पे काम कर रहा हूं। उसी तरह से जब एक बॉस होता है अपनी अथॉरिटीज को, अपने सबऑर्डिनेट को वो डेलीगेट करता है तो उसके अंदर मोटिवेशन आता है काम करने का, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसको सौंपी गई है, इसलिए वो बहुत मेहनत से काम करता है। इसको अपने शब्दों में आप जरूर लिखें इसमें। फिर लिखा हुआ क्विक डिसीजंस। याद रखिए डिसीजन कभी भी डिले नहीं होने पाता है, क्योंकि बहुत ही जिम्मेदारी से सब अपना काम करता है और उसको किसी से पूछने की जरूरत, सबऑर्डिनेट को फैसला लेने के लिए पूछने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसको अथॉरिटी का डेलीगेशन पहले से हो जाता है और उसके पास अथॉरिटी रहती है किसी भी फैसले को लेने के लिए, इसलिए वो क्विक डिसीजन कर सकता है, यानी बहुत जल्दी डिसीजन ले सकता है। इसको अपने शब्दों में आपको लिखना है, याद रखिएगा। उसके बाद रिड्यूस द बर्डन ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। मैंने आपको कहा ना, बर्डन जो होता है, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है, यानी आपका जो बॉस होता है, आप उसके सबऑर्डिनेट हैं, उसका बर्डन कम हो जाता है क्योंकि उसका बर्डन आपके ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर यह भी बात बताई गई कि बर्डन कम कैसे हो जाता है, इसको अपने वर्ड्स में आप लिखेंगे। आप बताएंगे कि किस तरह से जब बॉस एक जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है वो अपनी अथॉरिटीज का डेलीगेशन अपने सबऑर्डिनेट को कर देता है, तो इस तरह से होता क्या है, उसका बर्डन कम हो जाता है। इसको अपने वर्ड्स में आपको लिखना है, फेयर नोट्स में याद रखिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर सी बात है ये फंडामेंटल है, ऑर्गेनाइजेशन का आधार है। उसके बाद बिजनेस ग्रोथ। जाहिर सी बात है जब सभी लोग मिल करके बहुत अच्छे से बिजनेस के लिए काम करने लगेंगे तो आपका बिजनेस, आपके बिजनेस की ग्रोथ होना बिल्कुल तय माना जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है हेल्दी रिलेशंस। भाई जाहिर सी बात है अगर आप सब लोग मिलकर के पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे पॉलिटिक्स में आपका होता है डेमोक्रेसी, लाइक दैट ना, उस तरह से यहां पर भी सीन होता है और वो काम कर पाते हैं। फिर लिखा हुआ है हेल्दी रिलेशंस हो गया। उसके बाद टूल्स और टूल ऑफ ट्रेनिंग, इसी को कहा गया है कि ये टूल ऑफ ट्रेनिंग है। टूल ऑफ ट्रेनिंग का मतलब समझिए, आपको काम करने का जब मौका मिल गया, आप मैनेजर लेवल के वर्क कर रहे हैं, आप प्रिंसिपल लेवल के वर्क कर रहे हैं, आप अपने बॉस के लेवल के काम कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी ट्रेनिंग भी हो रही है, इसलिए कहा गया इसको टूल्स ऑफ ट्रेनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एक केस स्टडी, लेकिन ये जो केस स्टडी होगा इसका मतलब ये नहीं है कि ये टॉपिक पढ़ा मैं इसी से पूछ लूं। इस क्लास में, इस चैप्टर में जितने भी आपके क्लासेस बन चुके हैं उनमें से कोई भी टॉपिक से मैं केस स्टडी पूछूंगा और मैं यहाँ पे बताऊंगा, आपको उसका जवाब देना है मुझसे पहले। तो याद रखिए और तैयार हो जाइए केस स्टडी के लिए।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एक केस स्टडी, लेकिन आपको एक बात याद रहे, ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि सारे क्लासेस के केस स्टडीज मेरे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इनको अपनी फेयर नोट्स में लिखना होता है। ठीक उसी तरह से आज की क्लास में भी आपको ये अपनी फेयर नोट्स में लिखना है। मैं 2 सेकंड के लिए हट रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको रीड करूँगा और आपको सुनना है, समझना है और कोशिश करना है कि मुझसे पहले आप जवाब दें। आइए कि इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। केस स्टडी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले केस स्टडी अगर आप सॉल्व करते हो तो हशम सर का ये मेथड है, ये तरीका है कि सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए क्वेश्चन और वहीं से आपका आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है सॉल्व। आइए बात करते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन सबसे पहले क्या गिवन है इसमें मैं आपको बताता हूं। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड इट अडॉप्ट टू अचीव इट्स टारगेट। केस स्टडी काफी छोटा है, लेकिन एक बात आपको बता दे, कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होती, सबसे बड़ी बात होती है नॉलेज की। कर वही पाएगा केस स्टडी को सॉल्व जो एक्चुअली समझेगा। समझने वाली बात क्या है, आपसे पूछा गया कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ना, तो सबसे पहली बात आपके बाद दो चीजें आपके दिमाग में सेट हो गई कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो सर ने 2 ही बताया था, या तो इसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है या तो डिविजनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। मतलब देखा आपने, पहले क्वेश्चन पढ़ने का फायदा आपने समझा, मतलब पहले ही बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर या तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है या डिविजनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो थोड़ा सा और सिम्टम आप समझ लीजिए। आइए मैं केस स्टडी शुरू करता हूं। अ कंपनी हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली। कंपनी की अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस है, कहां पर है? दिल्ली में, यानी दिल्ली में है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एट गुड़गांव, और ये बना कहां रहा है ये अपने यूनिट्स को? गुड़गांव में। एंड मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट एट फरीदाबाद, और मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो फरीदाबाद में है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स द कंज्यूमर प्रोडक्ट। क्या कहा जा रहा है, आप देख रहे हैं, बात को समझ रहे हैं? इनके फंक्शन एक जगह नहीं है, कई जगह हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं? यानी सेपरेट एरियाज में हो रहे हैं। कहां पर हो रहे हैं? ऑफिस इनका है दिल्ली में, मैन्युफैक्चर हो रहा है गुड़गांव में, जबकि मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो फरीदाबाद में है। मैंने आपको बताया था, ये सीन भी समझाया था, और इनके प्रोडक्ट भी डिफरेंट है, ये भी आप बात करके रखिए। मैंने जब आपको पढ़ाया था, मैंने बाबा रामदेव का एग्जाम्पल दिया था, मार्केटिंग के केस में भी मैंने बताया था। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जाहिर सी बात है फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। यहां पर फंक्शनल स्ट्रक्चर अगर ये अडॉप्ट कर लेंगे, इसका आंसर लिख लीजिएगा कि अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे तब जाके वो प्रॉपर वे में काम कर सकेंगे। यहां पर पूछा है कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहिए, तो आपका जवाब होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि उसी में इस तरह से होता है कि डिपार्टमेंट सारे बढ़ जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, या फिर उनके जो एरिया होते हैं, जियोग्राफिकल एरिया के बेस पर मैंने ये पॉइंट्स भी बताया था, वो डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर में बताया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर होती है खत्म। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा और कमेंट में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।